अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर अदील यूट्यूब चैनल। ये इस यूट्यूब चैनल की 11वीं वीडियो है। इससे पहले 10 लेक्चर्स इस पे अपलोड हो चुके हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मेरा क्लिनिक विज़िट करते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट पे इस चैनल को स्टार्ट किया गया। उनका था कि हम आपके पास जो टाइम स्पेंड करते हैं वो बहुत कम होता है, तो लाज़मी बात है कि हमें कोई रिकॉर्डिंग्स या कुछ इस तरह की चीज़ जो लेक्चर के तौर पर मिल सके। तो उनके पुरज़ोर असरार पर इस चैनल को स्टार्ट किया गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मेरी वीडियोस उनके लिए हैं जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं, वैसे 18-20 साल से 19 साल से जुड़े हुए हैं। सेकंड, ये उन लोगों के लिए कि जो नॉलेज को हासिल करना चाहते हैं, लेटेस्ट स्टडीज़ को हासिल करना चाहते हैं, बाइस स्टडी को नहीं पढ़ना चाहते। जो रियलिटी होती है, जो साइंस की मिस्टेक्स हैं, जो मेडिकल साइंस की मिस्टेक्स हैं, जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं उनको फॉलो, लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं, ये उनके लिए। थर्ड, ये उन लोगों के लिए कि जो लोगों के सामने ये रैंडमली आ गई, वो कुछ और सर्च कर रहे थे या कुछ और चीज़ देख रहे तो ये सामने आ गई, तो उनके लिए सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि ये एक पीछे से एक सीक्वेंस के तौर पे चलता आ रहा है। इसे काइंडली अगर आप समझना चाहते हैं कि इसका टॉपिक क्या है तो आपको फर्स्ट वीडियो से देखने चाहिए ताकि आपको टॉपिक समझ आ जाए। इस सारी वीडियोज़ के अंदर जो हमने बताने की कोशिश की गई उसको ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारी कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जिसमें जो कि हमारे रॉन्ग या गलत डाइट प्लान की वजह से आती हैं, उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ये एक फुल पैकेज होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर होगी, टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, मोटापा, ओबेसिटी, ओवरियन सिस्ट, फाइब्राइड्स, ट्यूमर्स, जोड़ों का दर्द हो गया, आर्टरी का ब्लॉक होना और इस तरह के बेबाह मसाइल हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, गुर्दों का ख़त्म हो जाना, डायलिसिस के साथ जाके लग जाना। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, आँखों में अंधापन, बच्चों में माजूरी, ये सब अगर हम हॉस्पिटल्स में जाके देखें तो 90% यही बीमारियाँ हैं जिनसे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ और ये क्या ये रिवर्सेबल है? जी बिल्कुल रिवर्सेबल हैं। इससे पहले कि ये भी बताने की कोशिश की गई कि ये तमाम बीमारियाँ सिर्फ हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हैं। अब गलत लाइफस्टाइल में क्या बताया गया कि अगर हम चाहें तो ये सब के सब में हम रिवर्स कर सकते हैं। गलत लाइफस्टाइल में क्या बताया गया कि हमारे पास डाइट प्लान कोई नहीं है। इवन डॉक्टर हजरात को नहीं बताया जाता कि आपने खाना क्या है, कि अगर भूख लगी है तो खाना खाना है, जो मिल गया वो खाना है। कोई चावल खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई चने, कोई दाल, कुछ भी जो जिसको मिल रहा है वो कोई वेजिटेबल्स है, कोई नॉन वेजिटेबल है, तो इस तरीके से वो अपनी डाइट ले रहा है। तो डाइट का ना कोई पोर्शन बना रहा है, ना वो ये देख रहा है कि उसका एज ग्रुप कैसा है, ना वो ये देख रहा है कि मेल है फीमेल है, ना वो ये देख रहा है कि क्या ये डाइट खाते हैं मुझे काफ़ी टाइम हो गया और अब मुझे किसी और डाइट पर जाना है। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए एक ही डाइट चाहिए जो कि मुनासिब नहीं है। इसको भी हमने पहले बता चुके। फिर हम ये बता चुके कि दो तरह का ही मैकेनिज़्म हमारी बॉडी के अंदर चलता है। एक होता है कि जो आपको ग्लूकोज को लेके उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारी बॉडी का एक फ्यूल है, जो कि रैपिडली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल हाई होता है क्योंकि वो ग्लूकोज होता है। तो सेम टाइम हमारी इंसुलिन वो भी रेज़ हो जाती है। तो जब वो रेज़ होती है तो वो शुगर को डाउन करती है, ग्लूकोज को डाउन करती है, क्योंकि ग्लूकोज ख़तरनाक है। अगर वो ब्रेन तक चला जाए तो ब्रेन सेल डैमेज होंगे, तो उसे बचाने के लिए इंसुलिन रिलीज़ होती है। तो उसकी सिक्रेशन जो है वो रिलीज़ होने से क्या होगा कि हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, खुलियों के अंदर बाय फोर्स इंसुलिन उस शुगर को डालेगी, एक्सेस शुगर को। तो इस तरीके से ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का पेशेंट इंसान बनता जाता है। सेकेंड जो चीज़ है उसमें क्या है, उसमें यह है कि हम फैट जो अपनी वो बर्न हमारी बॉडी करती है। जब उसे ग्लूकोज नहीं मिलती तो फैट बर्न करती है, जिससे कीटोसिस का एक अमल शुरू होता है जो कि 7 से 10 दिन चलता है। उसके बाद वो कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है। तो फिर हमारी बॉडी का मेजर जो नाइस वन फ्यूल जिसको हम अच्छा बेहतर समझते हैं वो है कीटोन्स। तो कीटोन्स पे बॉडी आ जाती है जो कि मोर एनर्जेटिक है। उससे तमाम बीमारियां रिवर्स हो रही हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस से जितनी चीज़ें में इंसान फंसा हुआ है वो तमाम की तमाम रिवर्स हो रही हैं। तो अभी हम जो आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, इसमें सिंपली आपको बता दें कि इलाज कैसे होना चाहिए। एक मतलब आम जो गधा गाड़ी भी चलाता है उसको भी ये बात की समझ आती है कि मीठा ज़्यादा खाओगे तो शुगर होगी, मीठा कम खाओगे तो शुगर नहीं होगी। तो लेकिन ज़ाहिरी तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको वो खा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि इसमें मीठा नहीं है। तो हमने बताने की हमेशा कोशिश की गई कि अगर हम वीट को देखें, गंदम जिसको हम गंदम कहते हैं, उसमें चीनी से ज़्यादा ग्लूकोज है, चावलों में उससे ज़्यादा है। तो शुगर जो है उसको हमें समझना होगा, इट मे और मे नॉट बी स्वीट। लाजमी नहीं कि वो मीठा हो, मीठा कड़वा भी हो सकता है। जैसे आपको एग्जांपल देने की कोशिश की गई थी कि वाटरमेलन, तरबूज, एक लास्ट लेक्चर्स में आप काइंडली इसे ज़रूर देखा करें कि वाटरमेलन है, 100 ग्राम वाटरमेलन में जो है वो 8 ग्राम के करीब अगर फाइबर माइनस कर दें तो ग्लूकोज है।
और 100 ग्राम अगर हम ग्रे फ्रूट कोतरा कड़वा होता है उसको अगर हम लेंगे तो उसके अंदर 12 ग्राम ग्लूकोज है। तो आपको सुन के हैरानगी होगी कि वो जायके में कड़वा है और जायके में वो मीठा है। तो ये लाजमी नहीं कि शुगर मीठी हो। तो इसी तरीके से गंदम भी मीठी नहीं होती, दालें जितनी भी हैं मीठी नहीं होते, चने वगैरह मैदा ये मीठा नहीं होता, लेकिन इनमें मिठास कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में होती है। तो अब हमारी सारी कौम इस सारी डाइट पे लग गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगे हैं। अभी प्रॉब्लम कैसे ज़्यादा आने लगे हैं कि किडनी फेलियर होने लगा है। हमारे हिसाब से 2 चम्मच, लेकिन चलें दूसरे अहबाब कहते हैं कि 4 चम्मच जो है चीनी की किडनी प्रोसेस कर सकती है। तो अगर हम सारे दिन की आम बंदे की खुराक मिलाएं, जो कार्बोहाइड्रेट्स जितनी वो ले रहा है वो 40 स्पून्स के करीब डेली ले रहा है। तो आप खुद सोचें, जब उसे ओवर वर्क आप करवाएंगे, उस पर लोड ज़्यादा डालेंगे, तो वो लाजमी बात है कि जितना उसने चलना है तो उससे बहुत कम चलेगा। तो किडनी हमारा फिर 60-65 के दरमियान जाके डायलिसिस मशीनों के साथ लग रहा है। हालांकि ये ऑर्गन्स 2-2, 3-3, 100 साल चलने के लिए बने थे। 2 किडनीज हमें दिए गए थे। तो आज का टॉपिक ये था कि हम सबको शुगर होगी, आपको शुगर होगी और मालूम नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपका शुगर लेवल बिल्कुल फास्टिंग सपोज लेट्स से कि 100 से नीचे आता है, 100 से नीचे आता है और रैंडम जो है वो 160 से नीचे आता है, तो आप ये समझ रहे हैं कि और HbA1c भी इवन 6 से 5.78 से नीचे आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको शुगर नहीं है? ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। आज ही समझ जाएं। मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी एक नस्ल तबाह कर चुके, जो कि पिछले 50 साल में, उसमें क्या स्टडीज़ रॉन्ग थी या लेटेस्ट स्टडीज़ को फॉलो नहीं किया गया या जो भी, हालांकि ये लेटेस्ट नहीं है, 20-30 साल पुरानी है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें अभी कॉमन नहीं हो रही। जितनी चीज़ें भी हैं तमाम रिवर्स हो सकती हैं। तो उसमें समझाने की ये कोशिश की गई कि लेटेस्ट स्टडीज़ को आप फॉलो करें। अगर उनको आप फॉलो नहीं करें तो आप तबाही के दहाने पे हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं, HbA1c आपका 5.5 या 6 या 7 है, तो क्या आप नॉन डायबिटिक हैं? वो तो गुड और बैड कंट्रोल को शो करता है। वो तो खून के वो सुर्ख ज़र्रात जो कि मीठे हैं, अगर आप कम खा रहे होंगे तो ऑफ कोर्स वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो 8 से 12 हफ्तों के बाद दोबारा हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। खून के जितने भी सेल्स हैं वो 8 से 12 हफ्ते में, 2 माह से लेकर 3 माह के बाद नया खुद ब खुद खून बनता है। तो इसे बार बार इसे कहते हैं एवरेज ब्लड शुगर चेक करना, पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड दे देती है। तो अगर आपने अच्छा कंट्रोल किया होगा तो वो अच्छी आएगी, नहीं कंट्रोल किया होगा नहीं। तो नॉन डायबिटिक और डायबिटिक का फैसला वो नहीं कर सकता, सॉरी टू से। अच्छा, सेकंड ये कि फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी 80, 85, 90 आ रही है तो आप नॉन डायबिटिक हैं? नो, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ एक मनाजरी धोखा है। और अगर हम देखें कि हमारी शुगर जो रैंडम है वो 160 से नीचे तो आप नॉन डायबिटिक हैं, ऐसा नहीं है। इसको हम समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट कैसे होता है और कैसे हम जाने कि हम डायबिटिक हो चुके हैं कि नहीं। मैं इस वीडियो को अभी मैं यहाँ पे आपको ये बताना लाजमी समझूंगा कि लोगों की जो स्टडीज़ हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से या इस डाइट के ऊपर, क्योंकि हम कीटो को प्रमोट करते हैं और कीटो के लिए मेरी जितनी मेहनत है सब कीटो के लिए। कीटो आपको बचा सकती है, वापस ला सकती है और हर तरीके से विदाउट मेडिसिन पेशेंट वापस आ सकते हैं। और हम उस जगह से वापस लाए हैं जहाँ पे लोगों ने अपने आप को समझ लिया था कि बस उनका टाइम ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला करने वाला है, गॉड करने वाला है, आपका क्रिएटर करने वाला है, लेकिन उसने आपको भी कुछ समझ और अक्ल दी है। तो हमारी पूरी नस्ल तबाह हो रही है, तो वहाँ से हमें वापसी की ज़रूरत है। बता देने का मकसद ये है कि लोगों की जो स्टडीज़ हैं वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट हैं या वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। डॉक्टर जैसा इसमें हमने बताया, डॉक्टर जेसन फंग, एरिक बर्ग, केन बेरी और डॉक्टर ईके बर्ग हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जिनके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कैनेडियन हैं, अमेरिकन हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उन्होंने तमाम मेहनत अपनी ज़ात के ऊपर की, अपने आप को रिवर्स किया, फिर उनकी स्टडीज़ अब मार्केट में चल रही हैं। अभी जितने अहबाब भी मेरे देखने में लेफ़्ट राइट हमें जो नज़र आ रहे हैं, मैं सबका नहीं कहता, बहुत मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग मौजूद हैं इसमें, क्योंकि ये एक मार्केट बन चुकी है, लेकिन मैं इसे नोबल फील्ड समझता हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे अहबाब मौजूद हैं, लेकिन वो तमाम अहबाब ज़्यादातर मेजॉरिटी वो क्या कर रही है, वो सिर्फ स्टडी को वहाँ से पढ़ती है और उसे इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करके और फिर आपके सामने पेश कर देती है। लेकिन यहाँ पे मुझे इस बात की खुशी है कि इस स्टडी, इस रिसर्च को हमने अपने ऊपर अप्लाई किया, अपनी फैमिली, अपने दोस्त अहबाब पे अप्लाई किया और फिर सैकड़ों हज़ारों पेशेंट्स पे अप्लाई। तमाम मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, फाइल्स हैं, पेशेंट्स हैं वो मौजूद हैं जो 7 कदम नहीं चल सकते थे। वो इसमें आपको बड़े बड़े मज़े की चीज़ें बताने की कोशिश की जाएगी। डायबिटिक नॉन डायबिटिक को अगर हम यहीं रोकें कि फ़ास्टिंग मंथ चलते हैं, हर रिलीजन में फ़ास्टिंग मंथ आता है,
व्रत रखना हिंदी में कहते हैं, और उर्दू में रोज़ा रखना कहते हैं, और इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं। एक हमारे दोस्त अजीज़ ही हैं, वो आफ्टर ब्रेकफास्ट जो अफ्तारी का टाइम होता है वो हमारे पास आए और आके उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, शाह साहब, वो ना मेरी पल्स चेक करें। तो पल्स मैंने देखी उनकी 125। आप लोग अगर मेडिकल को थोड़ा समझते हैं तो 70 to 80 नॉर्मल होती है, 90 तक चली जाए चलें ठीक है। बट अफ्तार के वक्त उन्होंने जब रोज़ा खोला, अपना व्रत को ख़त्म किया या ब्रेकफास्ट किया, तो उनकी पल्स 125 थी। तो मैंने उनसे पूछा आपने क्या? उन्होंने कहा जी शाह साहब मैंने बिल्कुल कोई चिकनाई की चीज़ नहीं ली, कोई फैट प्रोटीन ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं ली, ये वो। तो हम तो अंदर से मुस्कुरा रहे थे कि ऐसी चीज़ों से तो कभी हार्ट बीट रेज हो ही नहीं सकती, लाज़मी बात है कोई मीठे का चक्कर होगा, कोई ऐसा कोई नया फंडा होगा, कोई हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप का सिस्टम होगा। आप लोग अगर इसको बेहतर समझते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया। तो पूछा क्या जी? वो हमारे यहाँ एक ना रेड कलर का मशरूब चलता है, शरबत रेड कलर का होता है, मीठा होता है, मुख्तलिफ नामों से आ रहा है, 2 नामों से तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और वो रूह को तस्कीन देता है। तो वो साहब से पूछा क्या किया? कहते जी वो 5 ग्लासेस, क्योंकि सारा दिन गर्मी बहुत थी, 5 ग्लासेस मैंने उसके पिए थे अफ्तार के वक्त। तो 125 उनकी हार्ट बीट थी। तो सुन के बड़ी मतलब अफसोस भी हुआ कि लोगों का अभी तक इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो पाया। तो उनको ये कहा गया हमारी तरफ से कि कल आपने ऐसा करना है, अफ्तार में आपने कुछ गोश्त खा लेना है, कुछ एग्स ले लेने हैं, और 3-4 एग्स ले लें, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यखनी बना लें, सूप बना लें, और उसके बाद अपनी हार्ट बीट चेक करवाने आएंगे। नेक्स्ट डे उन्होंने 3-4 अंडे इस्तेमाल किए, और नेक्स्ट डे उन्होंने सूप अपना लिया, चिकनाई ली, फैट प्रोटीन ली, और कुछ जो उसमें मीट के पीसेस थे वो लिए। और जब उन्होंने अपनी नब्ज़ चेक की, हार्ट बीट चेक की, तो वो 74-75 थी। तो इससे आपको क्या लेसन मिला? इसको भी ज़रूर समझना है कि कभी भी ये चीज़ें आपकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाती, अंडा वगैरह नहीं बढ़ाता। बढ़ाने के लिए मीठा ही काफ़ी है, उसे किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। अब अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि शुगर ठीक है और HbA1c ठीक है, तो आप डायबिटिक नहीं हैं। ऐसा नहीं है, ये सब के सब डायबिटिक हो चुके हैं। किसी को अगर सपोज ब्लड प्रेशर हो गया ना, तो वो कह रहा है मुझे शुगर नहीं है। टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें। शुगर बैक पे आपके आ रही है। अगर कोई कहता है मुझे तो सिर्फ जोड़ों का दर्द हुआ, ब्लड प्रेशर नहीं, नो नो नो, बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें। इसकी बैक पे ब्लड प्रेशर, शुगर सब आ रहे हैं। तो आप 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, फिर रहती सहती कसर आपकी मेडिसिन निकाल देंगी, जोड़ों के दर्द की दवाएं शुरू करेंगे, कभी कोई स्टीराइड शुरू करेगा, कोई ब्लड प्रेशर के लिए डायरेटिक पेशाब आवर अद्वियात शुरू करेगा, उसके किडनी फेल होंगे। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आपने अगर ये देखना है तो इसके लिए एक टेस्ट मौजूद है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट कहते हैं, या IR कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें मुख्तलिफ लैब्स के मुख्तलिफ नामों से भी आते हैं, लेकिन ब्लाइंडली आप अपना टेस्ट खुद कर सकते हैं। उसमें सपोज आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं कि आप नॉर्मल HbA1c तो हर बंदा करवाता है, फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर भी हर बंदा करवाता है। एक टेस्ट आपको काइंडली और सेम टाइम सेम लैब से और सेम फास्टिंग से करवाना है। वो क्या है कि आपको अपनी फास्टिंग की सीरम इंसुलिन करवाना है, यानी ब्लड में इंसुलिन कितनी बन रही है ये आपने लाजमी करवाना है। फास्टिंग ब्लड शुगर हमें चाहिए और फास्टिंग इंसुलिन चाहिए। इसका फार्मूला क्या है? इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक वेरी सिंपल सादा एक वो फार्मूला जो एक रेडीमान, एक थड़े पे बैठने वाला इंसान और एक कोई भी जिसको लिटरेसी में बिल्कुल वो डाउन है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो भी फार्मूला लगा सकता है। आपने फास्टिंग ब्लड शुगर लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है फास्टिंग इंसुलिन से। तो जो आंसर आएगा उसको 405 कांस्टेंट है। वो मेरे लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, सबके हर एज में कांस्टेंट है। फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग इंसुलिन, दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 405 पे डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 से डाउन आना चाहिए। तो अगर वो 1 से ऊपर आ रहा है तो समझें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको यहाँ पे फिर बता दूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही तमाम तबाही का गढ़ है, तमाम तबाही की जड़ है। तो इंसुलिन सबसे ख़तरनाक हार्मोन है। इंसुलिन बॉडी के अंदर जब रेज होता है तो वो 5, 7, 8 हार्मोन्स को और डिस्टर्ब करता है, जो फिर उससे फाइट करने में लग जाते हैं।
जो कि कोशिश करते हैं कि उसे नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन इंसुलिन की अपनी मजबूरी होती है कि शुगर का लोड इतना होता है कि उसने उसे डाउन करने के लिए कि वो ब्रेन तक ना ज़्यादा चली जाए तो उसको ज़्यादा रिलीज़ हो रही होती है, क्योंकि हम उस पर लोड ज़्यादा डाल रहे होते हैं। तो इसलिए इंसुलिन इंतहाई ख़तरनाक है। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 से ऊपर आ रहा है, अब मेरे पास एक फ़ीमेल थी, वो आई 33 उनकी एज थी आई थिंक सो, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा वेट ओवर है। नो नो नो, वेट ओवर तो वो हमें लग रहा है, तो लेकिन ये है कि मुझे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं, ये है। तो जब उनका हमने फास्टिंग ब्लड शुगर करवाया, फास्टिंग इंसुलिन, तो उनका आई थिंक सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो चला गया था, जो 1 तक होना चाहिए वो 5 पॉइंट समथिंग पे था। तो हमने तो उनको बताया कि आप डायबिटिक होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी डॉक्टर साहब हम कहाँ डायबिटिक, मेरी तो अभी एज नहीं। चलें आप देखते हैं, आप जाने आपका काम। वो 3 साल के बाद वो डायबिटिक हो गई, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुका था। अब आपको अगर अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस जानना है तो आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लें और फास्टिंग आप इंसुलिन लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसे 405 पे डिवाइड कर दें। हमेशा 1 से नीचे रखें, 1 से नीचे रखेंगे ब्लाइंडली। आपको कहते हैं ना आपको कोई ओबेसिटी है, ना मोटापा है, ना कोई ब्लड में आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, वेरी सिंपल इसमें, और ना ही किडनी डिजीज़ आपको आ रही है, ना लीवर फैटी हो रहा है, ना लेडीज़ में ओवरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड ट्यूमर्स कुछ नहीं होने जा रहा, ना टाइप 2 डायबिटीज़ है, अगर वो 1 से नीचे है। अब हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। अब एक पेशेंट हैं, वो हमारे पास आए तो उनका HbA1c 5.4 था। 5.4 का क्या मतलब है? बिल्कुल नॉर्मल, तो ऐसे ही चल रहा था। बट उन्होंने जब शुगर करवाई तो शुगर उनकी 80 और फास्टिंग इंसुलिन 10 थी। तो हमने क्या किया, हमने जब चेक करके देखा, अब नॉर्मली अगर इस सीन में कोई आपसे चेक करेगा अलग अलग, तो HbA1c 5.4 आइडियल, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 80 आइडियल, और 10 जो इंसुलिन है वो भी नॉर्मल में है। तो जब हमने फार्मूला लगाया 80 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 800 हो गया, तो डिवाइड बाय 408 किया। इसको दोबारा समझें, फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग शुगर को मल्टीप्लाई किया तो 800 आंसर आया, तो उसे 405 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो सम आया वो 1.97 है। अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 1 से नीचे। अब इस केस में आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो HbA1c को 5.54 देख के कहेगा आप नॉन डायबिटिक हैं। आपकी 80 फास्टिंग ब्लड शुगर वेरी आइडियल, बहुत ज़बरदस्त है, और 10 इंसुलिन एग्जैक्ट ज़बरदस्त है। बट यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि डॉक्टर हजरात डायग्नोस किस तरह कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर हजरात को बताना चाहिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हो चुका है, जो चीज़ 1 से नीचे होनी चाहिए 1.97 है। बट आपको वो कहते हैं कुछ भी नहीं, आपको वहम है, बस एक्सरसाइज करें, दौड़ें भागें, वज़न कम करें। वज़न कम करने से आप नॉन डायबिटिक नहीं होंगे, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। इंसुलिन कम करने से आप नॉन डायबिटिक होंगे। वज़न से क्या है, आप दौड़ेंगे भागेंगे, फिर मसल की शुगर रिलीज़ होगी, फिर आप उसी चक्कर में फंस जाएंगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अब ये साहब जब 5.4 HbA1c, 80 फास्टिंग ब्लड शुगर, 10 जो है वो इनके फास्टिंग इंसुलिन है, तो कितने हैप्पी हैं, और मज़ीद अपने आप का अब इन्होंने लोड बढ़ाया हुआ है, क्योंकि डॉक्टर हज़रात ने आशीर्वाद दी है, इन्हें थपकी दी है, जो मर्जी खाएं, दौड़ें भागें, बस थोड़ा सा हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, कुछ नहीं। तो इनका 1.97 था। अब इन्होंने इलाज नहीं करवाया, ना इन्होंने अपना डाइट प्लान को कुछ किया, और ये बस उसी वहम में कि मैं तो बिल्कुल ओके हूँ। फिर कुछ साल गुजरे, कुछ साल के बाद भी इनका जो HbA1c 5.7 आया। 5.7 मीन्स कि इज़ टोटली नॉर्मल, ठीक है जी, आप नॉन डायबिटिक हैं, कुछ भी नहीं, बस कंट्रोल अच्छा है। हालांकि इसमें कंट्रोल सिर्फ अच्छा है। तो इनकी फास्टिंग ब्लड शुगर आई 85 कुछ सालों के बाद, और इनकी इंसुलिन आई 15। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसमें तीनों चीज़ें अभी भी नॉर्मल है। HbA1c भी नॉर्मल है, नॉन डायबिटिक में आप आते हैं, 85 शुगर, फास्टिंग बिल्कुल नॉर्मल है, 100 से नीचे होनी चाहिए, और 15 इंसुलिन आ रहा है। तो अभी क्या हुआ, हमने जब इसको जो मल्टीप्लाई किया तो 1275 1275 जो हमारा सम आया, इसे 405 जो कांस्टेंट है उस पर डिवाइड किया। अब जो चीज़ हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस 1 से नीचे आनी चाहिए थी, जो लास्ट टाइम हमारी 1.97 आई थी, अब वो 3.148 आ गई। अब आप इस बात को गौर कीजिएगा, 3.148 आ गई। अब इन साहब ने कहा कि आई एम हैप्पी, इज़ नो प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब ने कहा कुछ भी नहीं है। हालांकि अब हमने इनको सोच लिया, जो हमारे तजर्बे के मुताबिक, कि अब ये गए, अब ये डायबिटिक ओवरवेट भी हो रहे हैं, और भूख भी इनकी बढ़ी हुई है, और इनके अंदर बाकी भी तमाम चीज़ें, ब्लड प्रेशर भी है, घुटनों का जोड़ों का दर्द भी आ गया, हर चीज़। अभी भी ये नॉन डायबिटिक है, नहीं कुछ भी नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, दौड़ें भागें खाएं, बस ठीक है जी।
तो अब डॉक्टर हजरात ने यूँ परेशान किया। इन्होंने कुछ साल और गुजारे, पहले 1.97, फिर 3.148, अब इन्होंने कुछ साल और गुजारे। अब इनका देखिएगा, अब इनका HbA1c क्योंकि इनको कंट्रोल करवाया गया 5.1 आया, तो ज़बरदस्त है। तो 5.1 पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ओके, इसका मतलब मेरी एवरेज तो बहुत अच्छी आ रही है। अब इनकी फास्टिंग ब्लड शुगर कहाँ चलेगी? 110, 110, और इनकी इंसुलिन 20 चलेगी। यहाँ से आप सोचिएगा। तो अब ये डायबिटिक हो गए। 110 इसे मल्टीप्लाई 20 से करें तो ये बन जाता है 2200। 2200 जब ये आया तो इसका जब हमने डिवाइड किया 405 जो फार्मूला है हमारा कांस्टेंट है, तो डिवाइड किया तो ये 5.43 आ गया। अब उधर से आप ये देखिएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस 5.43 आ गया। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये साहब 110 शुगर के साथ डायबिटिक हो गए। देखिए इन्हें 15 साल लगे, 16 साल लगे इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होके डायबिटिक होने तक। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुका था तब इनको ये चाहिए था कि उसी वक्त किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते जो कि इन चीज़ों को समझता था। वो आपका कम से कम जो खुराक में ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देता। ग्लाइसेमिक लोड पहले बताया जा चुका है। तो इस तरीके से हम ग्रेजुअली, क्योंकि इन्होंने उनको बार बार कहा कि आप नॉन डायबिटिक हैं, तो अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो आप जाएं, जो मर्ज़ी खाएं, जो मर्ज़ी करें। तो वो यही चलता रहा हमारे यहाँ, जो मर्ज़ी खाएं, जो मर्ज़ी। उस ही आशीर्वाद के ऊपर ये साहब डायबिटिक होते गए। अब ये उस दलदल में है कि लीवर भी फैटी हो चुका, किडनी भी डैमेज है, और जी अब ये गोलियां भी, आपको पता है गोलियों का पहले हम बता चुके हैं कि भाई वो कितनी ख़तरनाक हैं। वो ब्लड से निकाल के किसी न किसी सेल में डालती हैं और उन सेल्स में शुगर जाती है, जो सेल जो कि नुकसान का बायस बनती हैं। तो अगर ये टेस्ट कोई करवाना चाहे तो फास्टिंग ब्लड शुगर और फास्टिंग इंसुलिन करवाए। अगर अफोर्ड नहीं करता तो ये सामने आपके पिक्चर आ रही होगी, तो आप ये देख लीजिएगा। डॉक्टर हजरात और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपका पेट कम बड़ा हुआ है तो कम इंसुलिन रेजिस्टेंस है, फ्लैट है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है बेली आपकी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ी है, थोड़ी सी और ये देखें मीडियम है, और ये ज़्यादा बड़ा हुआ है, ये ज़्यादा है। तो ये साइड पोस्ट से किसी को भी आप खड़ा कर लें और आप दूर से देखें तो वहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। अभी कभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे देखें, मैंने इतने ममालिक देखे हैं, तो वहाँ पे जाके अगर हम देखते हैं तो जो काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर एक कतार होती है हमारे से छोटी, जो मतलब बोर्डिंग में लगती है या बोर्डिंग पास के वक्त या उससे पहले टनल में, तो हमारे से कम, यानी हमारी कंट्री से कम छोटी होती है, और दूसरी हमारे यहाँ कतार उनसे ज़्यादा लंबी होती है। जब हम उन्हें गौर से देखते हैं तो क्या होता है कि उनकी कतार में अगर 100 लोग हैं तो हमारी कतार में जो हमारी क्यू जो बनती है उसमें 70 लोग होते हैं। तो उनकी क्यू छोटी क्यों है? क्योंकि बीच में वो टमी आ जाता है, वो बेली आ जाती है। तो ये बेली फैट जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेली फैट है। तो काइंडली इसको देखें, ये ब्लाइंड टेस्ट हैं और इससे आपको पता चल जाएगा। हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है जी, वो डायबिटिक हो चुके हैं। आप ये ना समझेंगे डिक्लेयर होना ज़रूरी है। आप डिक्लेयर हो जाएंगे तो मानेंगे कि आप डायबिटिक हैं? नहीं। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने घर वालों से प्यार करते हैं और उस साथ के दी हुई इन चीज़ों के, इन पार्ट्स ऑफ बॉडी को का आप थैंक्स करना चाहते हैं और उनको एक अच्छे हिसाब से रखना चाहते हैं, तो काइंडली आज जाग जाएं। बहुत सारी नस्ल तबाह होगी, बहुत सारी नस्ल तबाह होगी। अभी तो सब लोग वापसी की तरफ हैं, रिवर्सल की तरफ हैं। आपको भी खुदारा वापस आना है और रिवर्सल में आना है। आप इससे निकलें। आप निकल सकते हैं और ये हॉस्पिटल्स का लोड कम कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। 40 kg वेट आप सिर्फ अपने बेड पे, सोफ़ा सेट पे बैठ के आप ख़त्म कर सकते हैं, विदाउट एक्सरसाइज ख़त्म कर सकते हैं। लेडीज़ में ओवरियन सिस्ट, फाइब्राइड अपनी एज से 10 साल वापस नज़र आ सकते हैं, मज़ीद यंग नज़र आ सकते हैं। ये कौम तबाह हो रही है, बहुत ज़्यादा तबाही के दहाने पे है ये 80-90%, 95% कार्बोहाइड्रेट्स खा के। तो काइंडली बाकी लेक्चर सुने, समझें, आप ये वापस आ सकते हैं। और क्या हम अपने दुश्मन खुद बन गए? बिल्कुल हम अपने दुश्मन खुद बन गए। अपनी बॉडी आपकी इनोसेंट है, उसको जो आप देंगे, पॉइजन दे दें, वो पॉइजन खा लेगी। तो इस वक्त डाइट को जो उसे दिया जा रहा है वो टोटल पॉइजन है। तो इसलिए जो पैदाइशी बच्चे हैं या जो बूढ़े हैं, आज वापसी का इरादा कर लें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो स्टेज 4 से भी वापस आ सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट हैं अभी 4 के एंड से, मैं कहता हूं कि नहीं आ सकते या 5th में नहीं आ सकते, बट वो अपना लाइफ फिर भी विदाउट डायलिसिस बहुत अच्छी गुजार रहे हैं। तो लोड को आज ही कम करना होगा, आज ही समझना होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझें
और अपने गिरदो नवा देखें, अपनी फैमिली में देखें, अगर 6 लोग हैं तो 5 डायबिटिक हैं इस वक्त हमारे हिसाब से। तो क्या आप इसका वेट कर रहे हैं कि जब कोई दिमाग की शरीयान फट जाएगी, कोई स्ट्रोक आ जाएगा, जब फालिज हो जाएगा तब आपको समझ आएगी? क्या हमें उस वक्त समझ आएगी कि जब हमारी किडनी ख़त्म हो जाएंगे और अब कहा जाएगा कि आपके दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज हो चुके हैं, अब तो आपके पास कोई चारा नहीं सिवाय डायलिसिस के? क्या हुआ कि हमारी 2 डायलिसिस मशीनें पंजाब में हुआ करती थी पाकिस्तान में, तो वो 20 सालों में वहाँ पे 20,000 डायलिसिस मशीन आ गई। तो हमें खुद समझना है। एक वीडियो में आपको बताया कि एक ये मिठाई की दुकान जिसको स्वीट शॉप कहते हैं, वो एक अगर बनती है तो उसी इलाके में 8 मेडिकल स्टोर बनते हैं। खुदारा खुद भी समझें, बच्चों को समझाएं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको खुद समझना है, मौत का एक दिन मुकर्रर है, हर रिलीजन में ये बताया जाता है। बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने अपनी ग्रेव तक, अपने अंतिम संस्कार तक कैसे जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपकी जगह किसी और ने डिसाइड नहीं करना, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको आज बचना है तो अभी से आपको इरादा करना होगा। और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं, ये लेटेस्ट साइंस है। साइंस इज़ अ रिलीजन, साइंस इज़ अ ईच एंड एवरीथिंग। साइंस ही सब कुछ है। साइंस को फॉलो करें, साइंस को देखें और अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और बार बार समझाया जा रहा है कि ये वीडियो सबसे पहले मेरे उन पेशेंट्स के लिए जो क्लिनिक विजिट करते हैं, सेकंड उनके लिए जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, थर्ड ये उनके लिए जिनके सामने रैंडमली आ गई। रैंडमली वालों से वही रिक्वेस्ट, वो बैक एंड पे जाएं और इसके टॉपिक को पहले से देखें। इससे पहले 10 लेक्चर, 10 पहले इससे व्लॉग्स आ चुके हैं, ये 11वां है। तो कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो है इसके ऊपर हमारी चीज़ें चलती रहें। जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक साहिबा ने पूछा था कि क्या हम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। देखें, इज़ अ डिपेंड ऑन योर वेदर कंडीशन, कि आप किस कंट्री में रहते हैं। सॉल्ट बिल्कुल यूज़ करते हैं। 1 चम्मच जो सॉल्ट का अगर हम लेते हैं, हमें 5 से 6 ग्राम डेली रिक्वायर्ड है, जो कि नॉर्मली होता है। तो 1 चम्मच जो हम 5 ग्राम का लेते हैं तो उसमें सोडियम 2.5 ग्राम, आधा सोडियम होता है और आधा क्लोराइड होता है। अगर कोई कहे ना कि 1 चम्मच हमने लिया है तो और वो 5 ग्राम सॉल्ट है, नहीं, वो 5 ग्राम नहीं, वो 2.5 हाफ सॉल्ट है। तो 5 ग्राम लेने के लिए आपको 2 चम्मच लेने होंगे। अच्छा, अब ये डिपेंड ये करता है कि अगर आप गर्मी वाले इलाके में हैं जहाँ पे स्वेटिंग है, पसीना है, वेपोरेशन है, तो वहाँ पे आपको सॉल्ट, जैसे गर्मियों में ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत होगी और सर्दियों में सॉल्ट की ज़रूरत कम होगी। तो डिपेंड ऑन योर वेदर कंडीशन। दूसरा एक सवाल आया था कि क्या वो एग डाइट वाला जो था कि उसके अंदर हम साथ खीरा या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप वो कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा अगर हम किसी चीज़ का रैप बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप खीरा तो चलें ठीक है अपनी जगह, बट चीज़ का इस्तेमाल साथ करें। एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर साहब हमने पहले एक अपना किसी से डाइट प्लान लिया था तो उसके बाद वो डाइट प्लान हमने छोड़ा तो हमारा वज़न दोबारा बढ़ गया। देखें, जो डाइट प्लान लिया होगा या लेते हैं या साथ आप उसके साथ, जैसे आपने बताया कि मेडिसिन वो अपना कोई कावे दिया करते थे या कुछ था, नहीं, वो देखें वो चीज़ हम तो समझा ही नहीं रहे। हम तो आपको एक साइंस बता रहे हैं, आप अपने घर पे कर लें। आपको खुद समझ आनी चाहिए। कभी भी दाना गंदम डाल के चना नहीं निकलता, जो बीजोगे वही काटोगे। एक बीजने का टाइम होता है, एक काटने का टाइम होता है। हम तो आपको एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं, लोड कम का बता रहे हैं। आपको बताया कि ये जो जूस होता है इसमें फ्रैक्टोज 34 ml होता है। 4 ml से ज़्यादा आपके बच्चे का किडनी नहीं प्रोसेस कर सकता, तो आप एक जूस का डब्बा दे के उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो हम तो आपको ये समझा रहे हैं, हम आपको कोई ये नहीं ट्रिक नहीं बता रहे कि जंप करें और छलांग लगाएं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक साहब ने पूछा कि बालाई जो होती है क्या वो हम इस्तेमाल, बिल्कुल आप बालाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट का भी पूछा आपने। योगर्ट का पानी निकाल लें ना, अभी आप उसे स्टेनर में रखें, कपड़े में रखें, फ्रिज में रख दें रात को। हमारा झगड़ा पानी से है। पानी में लैक्टोज है, वो मीठा जो दूध में होता है, और ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ग्रोथ हार्मोन हम क्यों मना करते हैं, इस पर भी लेक्चर आएगा, वीडियो आएगी कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो काऊ का है या उसका बफेलो का है, कि किसी का भी है, बेफलो का भी अगर है तो उसके अंदर भी क्या है कि उसमें वो उसके बच्चे के लिए ग्रोथ हार्मोन है। आपका बच्चा 1 साल में 10 किलो का होता है, 10 kg का, और गाय का बच्चा 1 साल के अंदर 120 किलो का होता है। तो उस खुद सोचिएगा कि उसके अंदर कितने बड़े ग्रोथ हार्मोन्स हैं। तो अगर एनिमल मीट कहीं पे लेना हो, एनिमल मिल्क कहीं पे लेना होगा, तो हमें वो एनिमल जो हमें मतलब पुरानी बुक्स में मिलता है, वो एनिमल छोटा होना चाहिए, इंसान के करीब होना चाहिए, छोटे साइज़ में होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या हम अचार और विनीगर, बिल्कुल जी, आप तमाम किस्म की चटनी, अचार और तमाम किस्म की मिर्च मसाला जात ये तमाम आप ले सकते हैं। ये एक बच्चे ने सवाल किया है जी कि क्या हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं जी।
जी बिल्कुल जी, आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं। पिज़्ज़ा तो बहुत फेवरेट डिश है, पिज़्ज़े को तो हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। किस तरह, आप सुनिएगा, खाने के पॉइंट से नहीं, एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक करते हैं। अच्छा, उसमें सबसे ऊपर क्या लगा होगा? चीज़ होगा। चीज़ आपको अलाउ है, उसमें फैट भी है और प्रोटीन भी है। फिर आपके ऊपर उसमें चिकन लगा होगा, या जो भी आपने मीट या फिश का है, या आपने प्रॉन्स का पिज़्ज़ा लिया है, जो भी होगा वो भी आपको प्रोटीन मिलेगी। फिर उसके ऊपर मशरूम्स मोस्टली होती हैं, तो मशरूम्स लगे होंगे तो वो भी, उसके ऊपर बेल पेपर होगा, ये सब चीज़ें टोटली आपको अलाउ हैं। अच्छा, अब क्या होगा? हमारा जो नीचे का क्रस्ट है, जो डो है, वो थिन करवाएं, वो उनको कहें कि बिल्कुल थिन कर दें। तो पिज़्ज़ा जो है एक कॉम्पैक्ट डाइट के तौर पे आपको मिल जाएगा, फैट, प्रोटीन और लो कार्ब, तो आप उससे बेटा बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ वो जो एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लेते हैं ना, काइंडली उससे आप अवॉइड करें। शवारमे का आपने पूछा, शवारमा मुझे नहीं मालूम कि शवारमे में ये लोग क्या डालते हैं, बट अरेबिक शवारमा जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त होता है जी। उसका भी क्या है, वो सेंटर से आप उसकी जो फिलिंग है वो आप सारी खा लें, जो उसका क्रस्ट या डो जो है, डो वो वापस कर दें, जो नीचे की रोटी होती है जिसको ब्रेड को होती है वो वापस कर दें। तो इसी तरीके से शवारमा, हाँ बर्गर का पूछा, बिल्कुल। बर्गर में क्या है कि अगर जिंगर बर्गर है तो बीच का जिंगर खा लें, उसमें सैलेड वगैरह वो खा लें, वो बाहर की जो ब्रेड वगैरह है वो वापस कर दें। आपको खुद थोड़ा सोचना है ना जी। एक साहब ने ये ऑलिव ऑयल का पूछा, बिल्कुल जी, ऑलिव ऑयल में आप कुकिंग ना करें, कुकिंग इसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, ये कोल्ड प्रेस होता है, नॉट अलाउड। तो लेकिन ये टॉपिंग के लिए और ये बाकी ड्रेसिंग के लिए उसमें यूज़ होता है। ये एक क्वेश्चन और है, ये आई थिंक सो, नाम मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा, सॉरी, कि आप लोगों के नाम कॉन्फिडेंशियल ही रहने चाहिए। इन्होंने कहा जी कि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है, क्या मैं रनिंग से मेरा वेट रिड्यूस हो? नहीं 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 बीबी, ये आप गलत कर रही हैं, बिल्कुल गलत कर रही हैं। रनिंग नहीं आपका जी, नहीं, रनिंग नहीं आप कर सकते। देखिए, रनिंग जब करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि रनिंग इज़ अ एबनॉर्मल कंडीशन इन योर बॉडी, कि कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग लाइक दैट, कि यहाँ पे वो हमारे ना ग्लैंड्स कुछ एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, वो लीवर इज़ अ सेकंड ब्रेन इन योर बॉडी, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि यार कोई हंगामी कैफियत है। जैसे हम कहते हैं ना, शेर या लायन को आपने देखा तो बॉडी में क्या होगा? कार्टिसोल आएगा ना, हंगामी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस होगी, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो क्या होगा? 3 एक्ट होंगे बॉडी के, ये आप समझिएगा। 3 एक्ट होंगे कि पहला एक्ट ये होगा कि आपकी शुगर थोड़ी सी बॉडी बढ़ाएगा। वो कहाँ से लेगा? 400 ग्राम शुगर आपके मसल्स में मौजूद हर वक्त होती है। वो क्रिएटर ने इसलिए रखी हुई है कि इमरजेंसी आपको कहीं दौड़ना भागना पड़ता है तो आपके मसल्स में शुगर रहनी चाहिए। वहाँ से वो शुगर को रिलीज़ करेगा, क्योंकि आपने शेर को देखा है ना, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेज करेगा क्योंकि आपने दौड़ना है, और ग्रोथ हार्मोन पैदा होगा। तो लाजमी बात है कि एक हंगामी कैफियत होगी। तो जब हम रनिंग करते हैं ना बेटा, तो आपने ये समझ लेना है, रनिंग करते हुए तो आप कुछ भी नहीं हासिल हो रहा, स्वाय कार्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन आपका आ रहा है, थोड़ी सी फिटनेस ज़रूर होती है, सांस सूस बराबर ही है वो आप, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिससे आप कर सकते हैं। उसमें जो है HIIT, हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज एक है, उसे करें। मतलब आपने सपोज 10 सेकेंड फास्ट और 10 सेकेंड स्लो, 10 सेकेंड फास्ट 10 सेकेंड स्लो, वो भी उसमें आ जाती है। उसमें आप हार्ट बीट को अपनी एज के मुताबिक काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हैं। बट जो आपका क्वेश्चन है उस पर ही रहते हैं कि आप सिर्फ जब अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, क्योंकि उसमें फैट नहीं बर्न हो रहा, फिर दोबारा शुगर ही बर्न हो रही है, आप कीटोसिस से निकल के दोबारा ग्लाइकोजन पे जा रहे हैं। तो ये कोई नहीं समझा रहा है। रनिंग से क्या होगा, एक माह के अंदर आप अपना 500 ग्राम कम कर लेंगे, तो वो कम नहीं होता, उसे कम करना नहीं कहते, उल्टा स्ट्रेस हार्मोन आपका हाँ, आप 40 मिनट्स की वॉक तो रिकमेंडेड है, हम कहते हैं 1 आवर की करें, स्लो वॉक करें, बिल्कुल स्लो वॉक करें। आपने चिरिंद परिंद को देखें, बर्ड्स को देखें, स्काई को देखें, जो आपने कोई गुनगुनाना है, कोई तिलावत करनी है, जो आपको है, अपने पौधों को देखें, हर चीज़ों को देखें, प्लांट्स, फ्लावर्स, तो वो एंजॉय करें, स्लो वॉक, ठीक है। तो उसके अंदर फैट बर्न होता है, कभी भी रनिंग में फैट बर्न नहीं होता, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन कुछ हैं, इनको नेक्स्ट उसमें रखेंगे। तो टाइम काफ़ी हो गया, व्लॉग लंबा हो गया। काइंडली अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अदील को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।